हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आज तारीख 16 अप्रैल दिन संडे रविवार। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। देश भर की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, आज की सबसे बड़ी खबर तो ये है कि अतीक और उसके भाई अशरफ की प्रयागराज में हत्या। कोलविन अस्पताल में मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाते वक्त हमलावरों ने मारी गोली। माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ की शनिवार रात उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हत्या कर दी गई है। जब पुलिस अतीक को कोलविन अस्पताल में मेडिकल टेस्ट के लिए ले जा रही थी, तभी 3 लोगों ने उन पर हमला कर दिया। हमले में अतीक और अशरफ की मौत हो गई। हत्या के बाद तीनों हमलावरों ने सरेंडर कर दिया है। हालांकि यूपी पुलिस अभी इस मामले पर कुछ भी कह नहीं रही है। इस हमले के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इसमें देखा जा सकता है कि जब मेडिकल कॉलेज के बाहर अतीक और अशरफ से मीडियाकर्मी सवाल पूछ रहे थे, तभी 3 लोगों ने आगे बढ़कर अतीक के सिर पर गोली मार दी। तीनों लोग मीडियाकर्मी बनकर ही आए थे। ये पूरी वारदात कैमरे में भी कैद हो हुई है। इस हमले में कांस्टेबल मान सिंह को भी गोली लगी है, जिसे अस्पताल ले जाया गया है। अखिलेश बोले, ये अपराध की पराकाष्ठा। ओवैसी ने कहा, एनकाउंटर का जश्न मनाने वाले हत्या के जिम्मेदार। माफिया अतीक अहमद और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इन हत्याओं पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि उत्तर प्रदेश में अपराध की पराकाष्ठा हो गई है और अपराधियों के हौसले बुलंद है। जब पुलिस के सुरक्षा घेरे के बीच सरेआम गोलीबारी करके किसी की हत्या की जा सकती है, तो आम जनता की सुरक्षा का क्या। इससे जनता के बीच भय का वातावरण बन रहा है। ऐसा लगता है कुछ लोग जानबूझकर ऐसा वातावरण बना रहे हैं। जिस समय अतीक अहमद और अशरफ की हत्या हुई थी, उस दौरान वे मीडिया के कैमरों पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। पुलिस की मौजूदगी में कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया। दोनों के हाथ में हथकड़ी बंधी थी। अतीक के सिर में गोली मारी, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। चलिए आगे की खबरों पर नजर डालते हैं। जापानी पीएम की सभा में बम धमाका। कितना व्यापक था यह विस्फोट। क्या है देश में नेताओं पर हमले का इतिहास। बम को सुबह करीब 11:25 बजे कई सौ लोगों की भीड़ के बीच से फेंका गया। एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे लोग दहशत में आ गए और इधर उधर भागने लगे। घटनास्थल से जलने की गंध आ रही थी। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के सभास्थल पर शनिवार को बम फेंक दिया गया। हालांकि जब तक ये बम फटता, सुरक्षा कर्मियों ने पीएम किशिदा को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बताया गया है कि इस मामले में एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। घटना के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। देखते हैं आगे की और खबरें। अगली खबर है सूडान से। सूडान अर्धसैनिक बल का दावा, नियंत्रण में राष्ट्रपति भवन, सेना के ठिकानों पर हमले। भारत ने जारी की एडवाइजरी। सूडान की राजधानी खार्टूम में अर्धसैनिक बल और देश की सेना के बीच कई दिनों से जारी तनाव के बाद गोलीबारी और विस्फोटों की आवाजें सुनी गई हैं। एएफपी रिपोर्ट के मुताबिक शहर के केंद्र में सेना के मुख्यालय के करीब गोलीबारी की आवाज सुनी गई है। उधर धमाकों और गोलीबारी के बीच भारतीय मिशन ने भारतीयों को शरण लेने के लिए कहा गया है। अर्धसैनिक बल और सेना एक दूसरे के ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। बने रहिए हमारी खबरों के साथ। अगली खबर यह है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हत्यारे का भतीजा गिरफ्तार, ड्रग रैकेट में शामिल होने का आरोप। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में पुलिस अधिकारियों ने मनुकाव में एक स्थानीय संपत्ति पर छापे के दौरान एक ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया। छापेमारी के दौरान बियर के केन में छिपाकर रखी गई भारी मात्रा में मेथाम्फेटामाइन बरामद की गई। ये जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आई है। जांच के दौरान बलतेज सिंह को गिरफ्तार किया गया है। बलतेज सिंह सतवंत सिंह का भतीजा है, जिसने साथी अंगरक्षक बेअंत सिंह के साथ अक्टूबर 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या की थी। अगली खबर है ढाका से। ढाका के शॉपिंग मॉल में लगी आग, दमकल कर्मी और सेना की टीम मदद में जुटी। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में शनिवार सुबह एक शॉपिंग मॉल में आग लग गई। यह आग सुबह के 5:45 के करीब लगी, जिसमें हजारों दुकानें भी जलकर राख हो गई। हालांकि किसी के हताहत होने की कोई सूचना फिलहाल नहीं मिली है। पिछले ही महीने मध्य ढाका के एक बाजार में गैस पाइपलाइन में गड़बड़ी के कारण विस्फोट होने से 23 लोगों की मौत हुई थी। आइए देखते हैं अगली अजीबोगरीब खबर। प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने वाले भारतीय सैनिकों के चित्र के निर्यात पर लगाया प्रतिबंध। जानें इसमें क्या है खास। प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने वाले 2 भारतीय सैनिकों की एंग्लो हंगेरियन चित्रकार फिलिप डी लासजेलो द्वारा बनाए गए चित्र पर ब्रिटिश सरकार ने अस्थायी निर्यात प्रतिबंध लगा रखा है, ताकि उसे देश से बाहर ले जाने से रोका जा सके। ब्रिटेन सरकार ने देश के एक संस्थान को इस शानदार एवं संवेदनशील चित्र को खरीदने का समय देने के लिए ये प्रतिबंध लगाया है। इस अधूरे चित्र की कीमत लगभग 6,50,000 पाउंड है। इस चित्र में ब्रिटिश भारतीय सेना के अभियान बल में शामिल घुड़सवार सेना दल के कमांडर रिसालदार जगत सिंह और रिसालदार मान सिंह जूनियर को दर्शाया गया है, जिन्होंने फ्रांस में सोमे की लड़ाई लड़ी थी और माना जाता है कि वे उस दौरान शहीद हो गए थे। देखते हैं अगली नई खबर। 669 मेगावाट परियोजना के लिए भारतीय निवेश प्रस्ताव मंजूर। नेपाल के निवेश बोर्ड ने देश में 669 मेगावाट लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए भारत के सतलुज जल विद्युत निगम (SJVN) के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की अध्यक्षता में हुई निवेश बोर्ड की 53वीं बैठक में SJVN के 92.68 अरब नेपाली रुपये के निवेश प्रस्ताव को यह मंजूरी दी गई। नेपाल के निवेश बोर्ड के बयान के अनुसार निदेशक मंडल ने बोर्ड के CEO के नेतृत्व में एक परियोजना विकास समझौता वार्ता समिति बनाने का फैसला किया है। 900 मेगावाट अरुण 3 और 695 मेगावाट अरुण 4 पनबिजली परियोजनाओं के बाद अरुण नदी पर शुरू की गई यह तीसरी परियोजना है। बने रहें हमारी खबरों के साथ। आगे की खबर देखते हैं। वित्त मंत्री सीतारमण बोली, DPI में सार्वजनिक व निजी क्षेत्र को लाभ पहुंचाने की क्षमता। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को DPI डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने रेखांकित किया कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान नवीन तरीकों के माध्यम से लक्षित, त्वरित, कुशल और समावेशी सेवा वितरण में अपना योगदान दिया है। वित्त मंत्री सीतारमण ने डिजिटल पहचान पर भी जोर दिया और कहा कि डिजिटल भुगतान और सहमति आधारित डेटा साझाकरण ने भारत में सुधार करने, व्यापार में आसानी और देश के लोगों के जीवन को आसान बनाने में मदद की है। अगली खबर समलैंगिकों की शादी से संबंधित है। समलैंगिक शादियों को मान्यता देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगी संविधान पीठ। समलैंगिक शादियों को लेकर देश में काफी बवाल मचा हुआ है। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ मंगलवार से देश में समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने वाली याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई करने वाली है। चलिए आगे की खबर देखते हैं। पूर्व विधायक के खिलाफ ऐड की चार्जशीट का विशेष अदालत ने लिया संज्ञान। 3 साल पहले दर्ज हुआ था मामला। भुवनेश्वर में एक विशेष PMLA अदालत ने आय से अधिक संपत्ति रखने से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ओडिशा के पूर्व BJD विधायक अनम नाइक के खिलाफ ED के चार्जशीट पर संज्ञान लिया है। एजेंसी ने शनिवार को दी जानकारी में कहा कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA की आपराधिक धाराओं के तहत 31 मार्च को अदालत में शिकायत दर्ज की गई थी। इसमें 1.52 करोड़ रुपए की संपत्तियों की जब्ती के साथ आरोपी को सजा दिलाने की बात कही गई थी। नाइक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जनवरी 2020 में ओडिशा पुलिस सतर्कता ब्यूरो की तरफ से कोरापुट के एक पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। अगली खबर आम पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से संबंधित है। आज CBI के सामने पेश होंगे केजरीवाल। क्या सिसोदिया के बाद अब होगी CM केजरीवाल की गिरफ्तारी? दिल्ली आबकारी नीति में हुए भ्रष्टाचार में अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी पूछताछ होगी। दरअसल शुक्रवार को CBI ने केजरीवाल को नोटिस भेजकर उन्हें 16 अप्रैल को तलब किया है। नोटिस मिलने के बाद दिल्ली की सियासत एक बार फिर गर्म हो गई। आपने केजरीवाल को भ्रष्टाचार का काल बताते हुए नोटिस को भाजपा व केंद्र सरकार की साजिश करार दिया है। वहीं भाजपा ने आरोप लगाया कि ये घोटाला उनके निर्देश पर ही हुआ है। नारंगी सैन्य स्टेशन पर लहराया 75 फीट ऊंचा तिरंगा। सेना की पूर्वी कमान के प्रमुख ने किया उद्घाटन। असम की राजधानी गुवाहाटी स्थित नारंगी मिलिट्री स्टेशन पर शनिवार को 75 फुट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल RP कलिता ने तिरंगा फहराया। राष्ट्रीय ध्वज को एक स्वयंसेवी संगठन के सौजन्य से नारंगी मिलिट्री स्टेशन के सैनिक पार्क में फहराया गया। इस दौरान लेफ्टिनेंट जनरल कलिता ने 51 सब एरिया की टीम की सराहना की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज जवानों को अधिक उत्साहित करने के साथ ही अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करेगा। सेना के रक्षा प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र रावत ने बताया कि मेजर जनरल राजेश कुमार झा, कार्यवाहक जनरल ऑफिसर कमांडिंग 101 एरिया ने सभी गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया। साथ ही फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष नवीन जिंदल को राष्ट्रीय ध्वज की स्थापना के लिए उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। अगली खबर है कि HD देवेगौड़ा का PM मोदी से महिला आरक्षण विधेयक पर विचार करने का आग्रह। बोले, अब समय आ गया। पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 2024 के आम चुनाव से पहले महिला आरक्षण विधेयक पारित करने पर विचार करने का आग्रह किया है। जद संरक्षक ने प्रधानमंत्री को लिखे अपने पत्र में कहा कि उनके नेतृत्व वाली सरकार के पास संसद में बहुमत है और वह इसे पारित करने में सफल हो सकती है। विधानसभाओं और संसद में महिलाओं को 1/3 आरक्षण देना एक ऐसा विचार है जिसका समय आ गया है। 10 अप्रैल को जारी एक पत्र में देवेगौड़ा ने इस बात का जिक्र किया कि प्रधानमंत्री के रूप में वो 1996 में संसद में महिला आरक्षण विधेयक लाए थे, लेकिन इसे पारित करने में असफल रहे। अगली खबर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए है। CAPF में हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में होगी कांस्टेबल की परीक्षा। केंद्रीय गृह मंत्रालय MHA ने अपने एक ऐतिहासिक निर्णय के तहत केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों CAPF के लिए हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में कांस्टेबल जनरल ड्यूटी परीक्षा आयोजित करने को मंजूरी दे दी है। यह ऐतिहासिक निर्णय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की पहल पर CAPF में स्थानीय युवाओं की भागीदारी बढ़ाने और क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के लिए लिया गया है। CAPF में अब हिंदी और अंग्रेजी के अलावा प्रश्न पत्र 13 क्षेत्रीय भाषाओं में भी तैयार होगा। गर्मी से नहीं मिलेगी निजात, आंधी और बारिश की आशंका। अप्रैल के महीने में मई जैसी गर्मी से बेहाल लोगों को हाल फिलहाल निजात मिलती हुई नहीं दिख रही है। भारतीय मौसम विभाग की ओर से जारी चेतावनी के मद्देनजर मुख्य विकास अधिकारी डॉ
अभय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि आगामी 3 दिनों तक कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश, ओलावृष्टि होने की पूरी आशंका है। जबकि वर्तमान में किसान गेहूं की फसल की कटाई, मड़ाई करने में जुटे हैं। किसान तेजी से गेहूं की फसल की कटाई कर रहा है, लेकिन जिले के कई क्षेत्र अभी ऐसे हैं जहां फसल की देर से बुआई की गई थी। उसके चलते गेहूं की फसल का बड़ा हिस्सा अभी खेतों में ही खड़ा है अथवा कटा हुआ रखा है। सीडीओ ने ग्राम प्रधानों से कहा कि अधिक से अधिक किसानों को सूचित करते हुए ये सुनिश्चित करा लें कि आगामी 3 दिनों में फसलों का सुरक्षित भंडारण करा ले, ताकि किसानों फसलों की हानि से बच सके। अगली खबर नगर निकाय चुनाव को लेकर है। सपा ने मेयर पद के लिए और 6 उम्मीदवार घोषित किए, अब तक 15 प्रत्याशी घोषित। सपा ने शनिवार को मेयर पद के लिए 6 उम्मीदवारों की घोषणा और कर दी है। इसके साथ ही सपा अब तक मेयर के कुल 15 प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। शनिवार को बरेली, मथुरा, वाराणसी, आगरा, अलीगढ़ और गाजियाबाद के उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। सपा ने बरेली से संजीव सक्सेना, मथुरा से पंडित तुलसी राम शर्मा, वाराणसी से ओपी सिंह, आगरा से ललिता यादव, अलीगढ़ से जमीर उल्लाह खां और गाजियाबाद से नीलम गर्ग को उम्मीदवार बनाया है। सभी नगर निगमों में होंगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभाएं व रोड शो। निकाय चुनाव में महापौर पद के नामांकन के साथ भाजपा के चुनाव प्रचार अभियान का आगाज होगा। पार्टी का पूरा फोकस सभी 17 नगर निगमों और जिला मुख्यालय वाली नगर पालिका परिषदों की जीत पर है। निगमों में होने वाले महापौर के नामांकन में केंद्र व राज्य सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक और वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के सभी नगर निगमों में रोड शो व जनसभाएं करेंगे। इस संबंध में पूरी योजना तैयार कर ली गई है। पार्टी पूरी ताकत से ये चुनाव लड़ेगी। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ सरकार के मंत्रियों को भी जातीय समीकरण के लिहाज से चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी दी जाएगी। हमारे साथ खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। आगे की खबर देखने के लिए हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे रोज नई खबरों के साथ।